Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 2 of our Muslim Law Important MCQs. सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आप हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए बिना किसी डिले के MCQ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Muslim law, a marriage which is not unlawful in itself but unlawful for something else. Such marriages, ऐसी मैरिज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी मैरिज को हम इरेगुलर मैरिज बोलते हैं, जो अपने आप में इनवैलिड नहीं होती, अनलॉफुल नहीं होती, लेकिन किसी और कारण की वजह से अनलॉफुल होती। जैसे जैसे अ मुस्लिम मैन इज परमिटेड टू मैरी 4 वाइफ्स, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि उसने he has married to he married to 4 wives, but he also wishes to marry the fifth one, so he married to the fifth wife. Now in this case this marriage is irregular, और जब तक वो इनमें से किसी के साथ डाइवोर्स नहीं लेता तब तक वो वैलिड नहीं होती है। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, a sunni male marries to an idolatress. सच मैरिजेस, मतलब एक सुन्नी मेल है वो एक मूर्ति पूजा करने वाली के साथ अगर शादी करता है तो ऐसी मैरिज क्या होगी एज पर मुस्लिम लॉ? ऐसी मैरिज इरेगुलर होगी। ऐसी मैरिज क्या होगी? इरेगुलर होगी। अच्छा, इरेगुलर मैरिज क्या होती है? इरेगुलर मैरिज ना ही वैलिड होती है ना ही वॉइड होती है। ठीक है, ना ही वैलिड होती है, नाइदर वैलिड नॉर वॉइड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि भाई सब्सिक्वेंट टू सम कंडीशन वो मैरिज वैलिड हो सकती है, लेकिन ना ही वो वैलिड होती है ना ही वो वॉइड होती है। दिस इज इरेगुलर मैरिज। गॉट इट? Number 7, period between menstruation or a period of purity. This is known as the period of tuhur. Okay, so why I'm telling this? Because the period of tuhur is very much important in considering the period of divorce and when to pronounce the talaq or when to not. So it is important. Okay, so question number 8, which of the following mode of talaq is revocable? इनमें से कौन सा mode of talaq is revocable? So the correct answer will be A and B, both A and B. That is Talaq al-Ihsan and Hasan. These both are revocable. Now, when I talk about Talaq al-Ihsan, it is a single pronouncement of divorce, single pronouncement of divorce made during a tuhur. Okay, it is made during a tuhur. Okay, and which is followed by obviously the abstinence from sexual intercourse. Now, अब क्या होता है कि ये तलाकुल एहसान सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है, और अगर इद्दत पीरियड से पहले इसको रिवोक कर लिया जाए तो ये तलाक जो है रिवोकेबल हो जाता है। मतलब बिफोर इद्दत पीरियड, दैट इज इद्दत पीरियड कितने टाइम का होता है? 90 डेज का होता है, बट आफ्टर इद्दत पीरियड ये इरिवोकेबल होता है। और तलाकुल हसन क्या होता है? थ्री प्रोनाउंसमेंट, थ्री प्रोनाउंसमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रोनाउंसमेंट made during made during successive tuhur. तो अगर थर्ड प्रोनाउंसमेंट से पहले आप इसे रिवोक कर लेते हो देन इन दैट केस ये रिवोकेबल है। सो दीज टू आर रिवोकेबल, एंड ये रिवोकेबल इसको इसलिए बनाया गया ताकि मैरिज को बचाया जा सके। वेयर तलाकुल बिद्दत इट इज नॉट रिवोकेबल, और इसको केवल और केवल सुन्नी ही कंसिडर करते हैं, शियाज इसको कंसिडर नहीं करते, एंड इट इज अ बैड वे ऑफ डूइंग तलाक। ओके, सो इसको लॉ में एक बैड वे की तरह ट्रीट किया जाता है।
Question number 9. The power to give divorce delegated to the wife or the third person and pronouncement of divorce by them constitute. देखो जो divorce की power है वो अगर husband चाहे तो वो dedicate कर सकता है wife को या किसी third person को भी dedicate की जा सकती है. किसकी power? Divorce की, कि भाई आप divorce बोल सकते हो. सो ये जो है ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों बेसिस पे की जा सकती है. अगर परमानेंट बेसिस पे आप कर रहे हैं, किसी में डेलीगेट कर रहे हैं, तो वो आप रिवोक भी कर सकते हैं, उससे वो पावर वापस भी ले सकते हैं. लेकिन अगर टेम्परेरी पीरियड के लिए कर रहे हैं तो आप वापस नहीं ले सकते. तो अगर डाइवोर्स उस कंडीशन में किया जाता है तो उस डाइवोर्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तलाकी तफवीज बोलते हैं उसको. क्वेश्चन नंबर 10. डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज नोन एज. सो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इसको हम बोलते हैं मुबारत. क्वेश्चन नंबर 11. As per Muslim law, the annulment of marriage is called. So annulment of marriage को क्या बोलते हैं? It is known as fusk. FASKH. Fucks. ठीक है? So it is known as annulment of marriage. Okay, coming to next question. As per section 2 of the Dissolution of Marriage Act 1939, a Muslim woman married under Muslim law can apply for dissolution of marriage on the ground. कौन कौन से ground पे वो dissolution of marriage के लिए apply कर सकती है Muslim woman? So basically, if the husband is absent for a period of 4 years, अगर 4 साल के लिए husband missing है तब वो अप्लाई कर सकती है. इसके साथ साथ द हस्बैंड हैज निग्लेक्टेड और हैज फेल्ड टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस. अगर हस्बैंड उसको मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, अगर 2 साल तक हस्बैंड उसे मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा तब भी वो अप्लाई कर सकते डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए. और 7 year इम्प्रिजनमेंट ऑफ द हस्बैंड, और अगर उसका हस्बैंड 7 साल की इम्प्रिजनमेंट में है तब भी वो अप्लाई कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए. सो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा. अच्छा, इसके साथ साथ मान लीजिए 7 साल की सजा मिली है और बाद में उसकी सजा माफ हो जाती है या कम्यूट हो जाती है, उस केस में भी वुमेन का जो ये राइट है कि वो डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकती है, वो खत्म नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 7 साल की तो सजा इनिशियली उसे हुई ही थी. ठीक है. इसके साथ साथ अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात करूं, सो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के और भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं. जैसे अगर मैं और ग्राउंड्स की बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, सो okay, so now next is failure to perform failure to perform mutual obligation. म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, दैट इज जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, इफ हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग सम म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, दे द वुमेन कैन अप्लाई फॉर डाइवोर्स. नाउ अनदर राउंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड. Impotency of the husband. What does that means? That means husband is not able to consummate the marriage. So in that case, the woman is free to apply for desertion. Now, next is insanity. Insanity or leprosy of the husband. If the husband is insane or there is some violent disease, then in that case also wife can apply for dissolution of marriage. Okay, तो ये कुछ grounds हैं on which a Muslim woman can apply for desertion. इसके साथ साथ repudiation of marriage by wife, cruelty is also a ground. Cruelty by the husband. Okay, now next one is some other grounds are also available. So these are the grounds which are available to women. क्वेश्चन नंबर 13. अ मुस्लिम मैरिज कैन बी ब्रेक डाउन ऑन द ग्राउंड्स. कौन कौन से ग्राउंड पे ब्रेक डाउन हो सकता है मुस्लिम मैरिज का? सो फर्स्टली, मैरिज हैज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपेयर. दैट मीन्स कोई चांस नहीं है रिपेयर होने का एंड अब उनका साथ रहना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. सो ये एक ग्राउंड है जिसमें ब्रेक डाउन हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज हस्बैंड नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, दैट इज हस्बैंड इज नॉट पेइंग द मेंटेनेंस टू द वाइफ. तो ये दोनों ही ग्राउंड है ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज के. सो ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, विल बी द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. Under Muslim law, renunciation of Islam or by formal conversion to another religion constitute.
सो मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर इस्लाम को रिनंशिएट कर देते हैं और दूसरे रिलीजन को अपना लेते हैं, सो इट इज apostasy. Apostasy is known as conversion. और कन्वर्जन भी एक ग्राउंड है फॉर डिसोल्यूशन. अच्छा, एज पर सेक्शन 4 क्या होता है कि इफ अ वुमेन कन्वर्ट टू अ नॉन इस्लाम, देन इन दैट केस हस्बैंड हैज पावर टू अप्लाई फॉर डिसर्शन. इसके साथ साथ कन्वर्जन अपने आप में ही डिसर्शन नहीं क्रिएट करता. ठीक है, ये हस्बैंड को एक राइट दे देता है कि वो डिसर्शन के लिए अप्लाई कर सकता है. इसके साथ साथ जो वुमेन इस्लाम से नॉन इस्लाम में कन्वर्ट होती है, तो उसका जो जितना भी एप्लीकेशन होगा लॉ का, वो इस्लाम के हिसाब से उसका डिसर्शन होगा, उसको इद्दत पीरियड गो थ्रू करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज apostasy which give right to husband to apply for dissolution of marriage. Okay, coming to question number 15, what are the rights and obligation arising on the completion of divorce? भाई मुस्लिम लॉ में जब डाइवोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कौन कौन सी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिलती हैं या फिर क्या इफेक्ट होता है डाइवोर्स का? तो फर्स्टली, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज. भाई बिल्कुल, कोई भी जो भी कपल था जो डाइवोर्स हुआ जिनका, वो दूसरी शादी कर सकते हैं. म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस सीसीज, दैट इज जो उनका म्यूचुअल राइट था कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते थे, वो खत्म हो जाता है. कोहैबिटेशन बिकम अनलॉफुल. सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आर राइट. अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है? चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ दिस इज लेजिटिमेट. लेजिटिमेट होता है, लेजिटिमेट. ओके, एंड इफ नाउ अ मैरिज विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ द अबव कंडीशन, ऐसा होता है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, डाइवोर्स नहीं हुआ है और कोई मैरिज होती है, दैट इज अ मैरिज विदाउट डाइवोर्स, तो वो मैरिज क्या होती है? इरेगुलर हो जाती है. ठीक है, इसके साथ साथ द चाइल्ड बॉर्न ऑफ दैट मैरिज इज लेजिटिमेट. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ इरेगुलर मैरिज इज लेजिटिमेट. वो लेजिटिमेट होता है, बट ये जो स्पाउस होते हैं उनका जो राइट होता है इनहेरिटेंस का, वो नहीं होता. अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा हो कि ए और बी मुस्लिम कपल हैं, इन्होंने डाइवोर्स दिया एक दूसरे को और विदाउट रीमैरिंग वो फिर एक साथ रहने लग गए, दोबारा कोहैबिटेशन करने लग गए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो मैरिज होगी, ये इनका रहना इज वॉइड, इनका साथ में रहना इज वॉइड, एंड द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ दिस इज इलेजिटिमेट. ठीक है, इससे पहले जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट होगा, लेकिन आफ्टर दिस, आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, अगर इमीडिएटली आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक दे आर लिविंग टुगेदर without remarrying, then the marriage will be, it is void, and the child born out of this is illegitimate. Got it? Question number 16. And the question number 16 says that the absence of witness makes a Muslim marriage. So yeah, option C is right. That is irregular in the case of Sunni law, but valid in the case of Shia law, because under Shia law witness is not required. लेकिन अगर डाइवोर्स की बात करें तो शिया लॉ में विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है और सुन्नी में विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 16, अंडर मुस्लिम लॉ, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो अगर हम इसको पढ़ें, सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन. बिल्कुल, देयर इज नो प्रोविजन. देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, नहीं, गलत है. ऑप्शन सी, सर्टेन एग्रीमेंट कुड बी एंटर्ड इनटू एट द टाइम ऑफ द मैरिज, बिल्कुल सही है. कुछ एग्रीमेंट एंटर किए जाते हैं जिसमें डावर की बात होती है. इसके साथ साथ ये बात होती है अगर सेकंड मैरिज होती है तो वाइफ हैव द ऑप्शन ऑफ डाइवोर्स. सो ये सारी चीजें दे रखी होती है, इसलिए ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 18, the most proper or approved divorce. So as per Muslim law, the most proper or approved divorce is एहसान तलाक. ओके, इट इज द मोस्ट प्रॉपर और अप्रूव्ड डाइवोर्स. कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 बार प्रोनाउंसमेंट होती है और थर्ड प्रोनाउंसमेंट के टाइम उसको रिवोक भी किया जा सकता है. तो दैट मीन्स एक अच्छा खासा पीरियड मिल जाता है कि जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो शांत हो सके, इसलिए इट इज़ द मोस्ट अप्रूव्ड और प्रॉपर डाइवोर्स. इसके साथ साथ हसन तलाक में क्या होता है, सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है, एक ही बार में सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है और इसको भी रिवोक किया जा सकता है. ये दोनों ही रिवोकेबल हैं. इसको रिवोक किया जा सकता है इद्दत पीरियड से पहले. ठीक है, और ये जो रिवोक होता है थर्ड प्रोनाउंसमेंट से पहले आप इसे रिवोक कर सकते हो एहसान को. सो दिस इज द मोस्ट अप्रूव्ड और प्रॉपर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स.
Okay, coming to question number 19. A Shia male pronounces triple talaq on his wife. So इसमें से कौन सा सही है? So obvious सी चीज है कि भाई ट्रिपल तलाक इज irrevocable, ये चीज तो सही है. And next one is presence of two male witness required. So option D, that is D, B and C both are correct. Okay. Now coming to question number 20. When husband agrees to pay the wife the amount of maintenance within the specified period, and that if it defaults it would operate as talaq, it is. So basically क्या होता है कि भाई husband जो है promise करता है to pay maintenance, but वो फिर बाद में मेंटेनेंस नहीं पे कर पाता है, तो ये जो ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का, ऐसे डाइवोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट डाइवोर्स, दैट इज ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि कितने टाइप के डाइवोर्स होते हैं, तो उसमें से एक कंटिंजेंट डाइवोर्स भी है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So ILA is ILA. ILA is, what is it? So it is basically vow of continence, constructive divorce, and where the husband conduct will have the effect of repudiation, though he did not use the word talaq. भाई हस्बैंड का जो कंडक्ट है उससे पता लगता है कि भाई वो वाइफ की जो सोसाइटी है उससे रेपुडिएट कर रहा है अपने आप को, और ये जो है इट इज अ फॉर्म, यू कैन से कि कंडक्ट से पता लग रहा है कि वो उसको तलाक दे रहा है. और एनी अदर एक्सप्रेशन और इंटेंशन जिससे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो हम पता कर सकते हैं. सो दिस इज ईला. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा. इसके साथ एक और टर्म है जिहर. जिहर इज अ टर्म. जिहर जो होता है इट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ द वाइफ बाय द हस्बैंड. कंपैरिजन ऑफ वाइफ, कंपैरिजन ऑफ वाइफ बाय द हस्बैंड. अच्छा, इसमें क्या होता है कि if the Muslim husband compares his wife with his mother or sister, तो ये भी एक केस होता है जिसमें जो वुमेन है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, और इट इज एन इनकोहेट और इनकम्प्लीट, इनकोहेट और इनकम्प्लीट डाइवोर्स, इनकम्प्लीट डाइवोर्स. ठीक है. इसके साथ साथ मैंने आपको एक टर्म बताई थी खुला, के बारे में भी आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में. इसके साथ साथ मुबारत, which is a mutual divorce. So these terms are important. The husband's failure to provide maintenance to wife is a direct ground of divorce. भाई ये हमने अभी अभी किया है कि अगर हस्बैंड फेल हो जाता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए, so it is a direct ground for divorce under, it is ground for divorce under Muslim law, and it is not a ground for divorce under Hindu law. So ये Muslim law के अंदर it is a ground for divorce. Got it?